चलिए विद्यार्थियों, कल अपन ने जितना मानसिक स्वास्थ्य टॉपिक पढ़ा था, लास्ट पॉइंट था अपना, हो गया चल रही है, इससे चल रही है मानसिक स्वास्थ्य। तो मानसिक स्वास्थ्य वाला जो टॉपिक था वो अपना लास्ट पॉइंट लिखा था, उसमें बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, ये अपना क्या था, लास्ट पॉइंट था। तो वो और उसी के साथ आपका मानसिक स्वास्थ्य क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आज अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे तो नया टॉपिक लगाइए, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, ये अलग से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये है एक प्रकार का मनोविकार है, ठीक है ना, ये दिमाग का एक विकार ही है, इसको बारे में लिखो, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये है क्या, इसको क्या बोलते हैं, पहले ये बताता हूं। इसको आत्मविमोह है, आत्मविमोह है, स्वप्रायणता या स्वलीनता। अब लाडलो पहली चीज बता दूं, ये एक तरीके की बीमारी टाइप और दिमाग से संबंधित है। अब इसके लक्षण क्या है, इसमें लक्षण ये है कि आदमी बोलता बोलता रुक जाता है, कुछ बोलता है ऐसे बात कहते कहते, जैसे वो बोलता है कि मैं, जैसे वो कहना चाह रहा है कि मैं खाना खाने के बाद कोचिंग आऊंगा, तो वो कहता है मैं खाना खाने के बाद इतना कहते कहते रुक जाएगा, फिर आगे ऐसे हाथ से कर देगा कि बाद में मैं आ जाऊंगा ऐसे। तो कहने का मतलब है उसमें एक्सप्रेस करने का गुण कम पाया जाता है, मतलब वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे। एक दूसरी चीज, वो इशारों की लैंग्वेज या बातों ही बातों में कही गई बात को बहुत ही कम समझते हैं और उसी प्रकार से वापस बातों ही बातों में अगले को समझाना भी उनको उतना नहीं आता है। ये चीज क्या होती है, स्वप्रायणता और स्वलीन। ऐसे व्यक्ति होते हैं वो कहीं पर भी भीड़ भाड़ वाली जगह जहाँ पर लोग बोल रहे हों, हंसी मजाक कर रहे हों, ऐसी जगहों पर क्या रहते हैं, ये गुमसुम रहते हैं, एकदम गुमसुम रहेंगे, बहुत कम बोलेंगे, बहुत कम रिएक्ट करेंगे, ऐसा इनका क्या होता है, गुण। अब ये बचपन से ही बच्चे में पाई जाती है और 100 लोगों में यदि ऐसे गुण हैं तो 80 तो ये पुरुषों में रहेगा, 20 ये महिलाओं में, मतलब लड़कियों में ये बीमारी बहुत कम होती है, लड़कों में बहुत ज्यादा होती है। और एक डाटा रिपोर्ट कहती है कि भारत में 70 में से एक व्यक्ति इस कैटेगरी का है, 70 में से एक व्यक्ति इस कैटेगरी, बहुत गुमसुम, बहुत कम बोलता है, बोलते बोलते हकलाने लग जाता है, रुक जाता है, इंटरेक्ट बहुत कम करता है, ऐसे गुण पाए जाते। ऐसे लोग क्या करते हैं, खुद के ही रूल बना लेते हैं कि शादी में नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना है, या फिर उसको उस चीज को मैं इस प्रकार से करूंगा, मतलब खुद के रूल एंड रेगुलेशन बना लेते हैं लाइफ को लेकर अपने आप और उसी पर चलते हैं। इस प्रकार के लोग होते हैं और इनको अपन अक्सर मूडी टाइप के लोग कहते हैं। अपन कहते हैं ना, वो तो यार मूडी टाइप का ही है, उसका मन होगा तो खूब बातें कर लेगा और उसका मन नहीं होगा तो वो बात करेगा ही नहीं। और ऐसे लोग बातें करते करते बात को रिपीट भी करते हैं, जैसे कोई बात कही उसके बाद थोड़ी देर बहुत बाद में और बोलेंगे, देखो मैं उधर से ऐसे गया ही था तब तक ये होगा, फिर और कोई दूसरी बात कहेंगे, 2-3 बातें कहेंगे, फिर वो और कहेंगे, तो आपको ऐसे लगेगा कि यार एक ही बात कितनी बार कहेगा। और मोटे मोटी तौर पर बता दूं ना, ऐसे लोग मूडी टाइप के जो लोग होते हैं, अपन देसी भाषा में बोलते हैं ये तो बहुत मूडी है, बहुत कम बोलता है, जिससे बनती है उसे बहुत बोल लेता है, ठीक है ना, इनको ऐसे लगाव रहता ही नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर लोगों के साथ ये खुलकर बातें करते हैं। इस टाइप के लोग होते हैं वो किस में आते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। पहले लोग गवर्नमेंट ने इस तरफ ध्यान दिया ही नहीं कि ऐसा भी कुछ होता है क्या। फिर क्या हुआ, एक कृष्ण नारायण नाम का एक भारत का आदमी था, कृष्ण नारायण, वो पहले क्या था, इस बीमारी से ग्रसित था, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से। फिर वो इस बीमारी से लाडलो ठीक हो गया। तो ठीक होने के बाद में जो उसका अपना पास्ट एक्सपीरियंस था ना भाई, जब उसको बीमारी थी तब वो कैसा फील करता था, वो सब उसने एक किताब में लिख दिया और उस किताब का नाम रखा एक अलग ही आशा, एक अलग ही आशा, ये नाम दिया उस किताब को और ये किताब लिखी। और इस किताब की वजह से ही इस ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को लेकर के जनता में क्या फैली, जागरूकता। बोलो बात समझ में आएगी।
और इसी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को आत्मविमोह, स्वप्रायणता या स्वलीनता कहते। समझ में आई बात? टॉपिक आपको समझा दिया, लिखना शुरू करो। चलिए लिखिए। और वर्ष 2007 में गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 2 अप्रैल को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वालों का दिवस भी मनाएंगे अपन। ठीक है, हाँ लिखो लिखो। वर्ष 2007 की घोषणा के अनुसार ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जो स्टार में बन देता है ना, वही क्या होता है, हेडिंग होता है। प्रत्येक वर्ष 2007 की घोषणा के अनुसार प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है। विश्व ऑटिज्म दिवस मनाते हैं। लाडलो, ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। वर्ष 2007 भी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना बॉक्स में बंद करके, और 2 अप्रैल को भी बॉक्स में बंद करके क्या लगाना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अब और भी इंपॉर्टेंट नाम आएंगे। लियो केनर नामक विद्वान ने सबसे पहले इसके बारे में बताया। इसके बारे में बताया और पूरी दुनिया में से इसको लेकर मंथन शुरू हुआ। किया यह एक क्या है, आंतरिक विकासात्मक विकार है। यह एक आंतरिक विकासात्मक विकार है जिसमें बालक अपने आप में लीन हो जाता है। विकार है जिसमें बालक स्वयं में केंद्रित हो जाता है। तथा उसका मानसिक विकास रुक जाता है। मानसिक विकास रुक जाता मानसिक विकास रुक जाता है। इसके लक्षण जन्म से 3 वर्ष की आयु में प्रकट होते हैं। जन्म से 3 वर्ष की आयु में प्रकट होते हैं। वर्ष की आयु में प्रकट होते। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट और बताता हूं। लियो केनर ने सबसे पहले इसके बारे में बताया। ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक आंतरिक विकासात्मक विकार है। सीधा आएगा कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या है, तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या है, ये एक आंतरिक विकासात्मक विकार है। ऐसे बॉक्स में बंद करते जाना ब्लैक पेन से। और इसमें बालक स्वयं में केंद्रित हो जाता है, ये इस बीमारी का लक्षण है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लक्षण जन्म से 3 वर्ष की आयु में दिखाई देते हैं। दिस इज सो इम्पोर्टेंट।
चल आगे बढ़ो। चलिए लिखते जाओ। अच्छा नहीं से लिखा नहीं, एक लाइन और लियो। आगे लिखो। जन्म से 3 वर्ष की आयु में लक्षण प्रकट होते हैं तथा बालक में मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र, शरीर शारीरिक लिख लो, शरीर में शारीरिक एवं सामाजिकता से संबंधित सभी व्यवहार एवं सामाजिक व्यवहार से संबंधित सभी पक्ष प्रभावित होते हैं। से संबंधित सभी पक्ष प्रभावित होते हैं। ये जो मैंने अभी पिंक कलर में लिखा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ध्यान में रखना। इस लाइन का मतलब ये है कि आदमी का दिमाग, उसका नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र, उसका शारीरिक और सामाजिक विकास सब कुछ प्रभावित हो जाता है विश्व ये आपका ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की वजह से। बस यही है और कुछ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं। जहाँ इंपॉर्टेंट होगा मैं वहां बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट है। भारत में हर 70 में से एक आदमी इससे पीड़ित है। भारत देश में उधर नीचे बाइक में ना, वहां पे बैग में एक बुक है वो लेके जाना। भारत देश में यह विकार 70 में से एक में पाया जाता है। 70 में से एक में पाया जाता है तथा इसे भारत सरकार ने मानसिक विकलांगता घोषित किया। तथा भारत सरकार ने इसे पिंक वाला लिखना तो ही मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बस पढ़ना। आज चक्कर हम पढ़ तथा इसे भारत सरकार ने इसे मानसिक विकलांगता घोषित किया। क्या मीनाक्षी बानो बोलो? तथा इसे भारत सरकार ने इसे मानसिक विकलांगता घोषित किया। भारत सरकार ने इसको मानसिक विकलांगता घोषित किया, ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अभी मैं इसका सारा डाटा रिपीट करूंगा, ध्यान रखना, इसको अंडरलाइन करें। तथा भारत सरकार ने इसको क्या घोषित किया। अब मैंने एक बात बताई थी कि भारत के ही एक व्यक्ति थे कृष्ण नारायण, जिन्होंने एक अलग ही आशा नामक पुस्तक लिखी, जिससे जो स्वयं क्या थे, वो स्वयं इससे पीड़ित थे, और उसके बाद जब वो ठीक हुए तब उन्होंने पुस्तक लिखी, तो उन्होंने अपना पास्ट एक्सपीरियंस लिखा। तो लोगों को इस बीमारी को समझने में क्या मिला, बहुत ही फायदा मिला कि भाई आसानी हुई उनको, क्या सरलता से उन्होंने इस चीज को समझ लिया। भारत देश में ये विकास ये हो गया, ठीक है। लिखो, भारत देश के एक व्यक्ति भारत देश के एक व्यक्ति, हाँ वही रखो, बाद में काम लेंगे, अभी पढ़े रहने। भारत देश के एक व्यक्ति कृष्ण नारायण, कौन थे? कृष्ण नारायण। भारत देश के, अभी इसमें से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएं। देश के एक व्यक्ति कृष्ण नारायण, जो स्वयं ऑटिज्म ग्रस्त थे,
अलग ही आशा नामक चर्चित पुस्तक लिखी। ये कृष्ण नारायण खुद और इसकी पुस्तक अलग ही आशा, ये दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट और अलग ही आशा, ये लिख। अब ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, ये रोग बीमारी होती है, ये खुद भी 3 प्रकार की होती है। ऑटिज्म मतलब स्वलीन बालक 3 प्रकार के होते हैं। स्वलीन बालक 3 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? तो नंबर 1 क्लासिकल सिंड्रोम ऑटिज्म। नंबर 2 एस्पर्गर सिंड्रोम ऑटिज्म। नंबर 3 परवेलिव सिंड्रोम ऑटिज्म। ये मैं समझाता हूँ ये क्या है। ये पहला है, ऐसा क्लासिकल सिंड्रोम ऑटिज्म में व्यक्ति के संप्रेषण में दिक्कत आएगी, संप्रेषण से संबंधित विकार। परवेलिव 2 नंबर पर एस्पर्गर। क्या हुआ भाई? क्या हुआ सुष्मिता? सामाजिकता से संबंधित प्रकार, और इसमें आएगा संप्रेषण एवं सामाजिक दोनों विकार। अब इसको याद करने का तरीका बताऊंगा, ये तीनों भी ध्यान रखना। देखो तरीका क्या है, आप जब वॉइस सुनते हो, सॉन्ग वगैरह सुनते हो, संप्रेषण कैसे होता है? संप्रेषण आवाज से होता है, आप बोल करके ऐसे संप्रेषण करते हो। और वॉइस होती है, वॉइस से आप म्यूजिक सुनते हो, और म्यूजिक जब सुनते हो तो उसमें आता है ना पॉप, क्लासिक, बेस, ऐसा आता है कि नहीं आता है? तो ये आता है क्लासिक। तो क्लासिक आगे तो सिंड्रोम ऑटिज्म लगा नहीं, तो संप्रेषण हो गया। एस्पर्गर, बर्गर बोले तो लाड लो बर्गर, बर्गर कहाँ मिलता है? बर्गर समाज में मिलता है, आपके आस पड़ोस में मिलता है, तो ये हो गया समाज। बचा एक परवेलिव, तो परवेलिव में दोनों आ जाए। समझ में आई बात? ऐसे याद रखने का तरीका है। हाँ? एस्पर्गर, एस्पर्गर अब अगला लगाना है ऑटिज्म बालकों की पहचान, कि इनकी पहचान क्या है। अब अगला है ऑटिज्म बालकों की पहचान। अब इनमें क्या होता है? अंतर क्रिया का अभाव होता है, ये इंटरेक्ट नहीं करते हैं लोगों से, तो लिखो अंत्य क्रिया का अभाव। अंत्य क्रिया का अभाव पाया जाता है। ये किसी चीज का रिप्लाई नहीं देते, प्रतिक्रिया नहीं करते, प्रतिक्रिया नहीं करते बहुत ज्यादा। जो हो रहा है वो ठीक है, बस शांति से बैठे हैं, प्रतिक्रिया नहीं करते। ये अकलाते भी हैं या फिर कम बोलते हैं। बोलेंगे तो ऐसे थोड़ा सा बोलेंगे, रुकेंगे, ऐसे अकलाहट होती है बोलने में। अकलाना ऑब्लिक कम बोलना, ये गुण भी पाया जाता है इनमें, ठीक है। और एक बालक बोलते बोलते रुक जाता है। बालक बोलते बोलते क्या हो जाता है? रुक जाता है। यह लक्षण भी आपको इनमें देखने को मिलेगा।
प्रतिक्रिया नहीं करते, प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया ये एस्पर्गर यार, ये ऐसे है लाड लो, एस्पर्गर है, कलर विजन है आपके, और इनमें ध्यान केंद्रण का अभाव पाया जाता है, मतलब ये एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पाते, ध्यान केंद्रण का अभाव। और ये कोई चीज संकेतों में समझाने का प्रयास करते हैं, सांकेतिक संप्रेषण, इशारों में कह देंगे, ऐसे कर देंगे हाथ से, ठीक है, सांकेतिक संप्रेषण। और इनको यदि अपन टेढ़ी टेढ़ी बातें करें वो समझ में नहीं आती है, मतलब अलंकृत भाषा नहीं समझते, अलंकृत भाषा नहीं समझते, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। अब लाड लो, इसमें अपन ने अभी तक क्या पढ़ा उसको अपन एक बार क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, अच्छे से याद करेंगे, समझ में आई क्या बात, तो इसको एक बार अपन पूरा देखते हैं वापस। लिखो, चलिए निकालो आगे साहब पेज, करेंट डिस्कस इसको कि क्या पढ़ा अभी तक अपन ने, और उसको याद करने का अपन क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। लो दिनेश जी, आज दिनेश जी रेड पे ना, क्या बात है, किधर जाओगे, मेरे भाई की जमानत करवा देना, ठीक जमानत करा दीजिए, ठीक। देखिए भगवान की आप पर महती कृपा थी जो आपने आर्ट्स ले लाड़ लो, साइंस की क्लास में बैठ जाते ना, 3 दिन ही आप भरा ही नहीं देते, इधर से बढ़ते उधर से मिटा दे, इधर से बढ़ते उधर से मिटा देते। अब मैं ना अपनी मैं पूरी रफ्तार से, आप जितना एक मतलब नॉर्मल बच्चा पढ़ता है ना उतनी स्पीड से मैं लिख देता हूँ, तो भी मेरे ऐसे लगता था कि अब छूट जाएगा, अब छूट जाएगा, ऐसे लिख देते प्रोफेसर कॉलेज। सीरीजा पढ़ी उली, सीरीजा पढ़ी उली, सीरीजा अच्छा, मांग पड़ी। देखिए अपन ने अभी तक क्या पढ़ा लाड लो, उसका अपन रिवाइज करते हैं लाड लो। देखिए सुनो ध्यान से, सबसे पहले अपन ने टॉपिक लगाया था विश्व ऑटिज्म, ये सॉरी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसको क्या क्या बोलते हैं, आत्मविमोह, स्वप्रायणता, स्वलीनता। वापस रिपीट करो, अपन ने क्या पढ़ा, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये है क्या, ये एक मानसिक बीमारी, इसको स्वप्रायणता, स्वलीनता और आत्मविमोह कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष 2007 से प्रति वर्ष 2 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व ऑटिज्म दिवस। लियो केनर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लियो केनर नामक आदमी था, उसने बताया था कि ऐसी भी कोई बीमारी होती है। समझ में आई बात। और 2007 से पूरी दुनिया लगी इस पर रिसर्च कर, आ गई बात समझ में। उसके बाद एक डाटा रिपोर्ट कहती है कि भारत देश में 70 में से 1 आदमी इस बीमारी से ग्रसित है। अब ये बात लियो केनर ने तो पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले बताई। भारत देश में इस चीज को चर्चा में लेके आया कौन, कृष्ण नारायण। कृष्ण नारायण जो कि खुद को ये आपके ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर था, वो जब ठीक हुआ तो उसने एक अलग ही आशा नाम की क्या लिखी, पुस्तक। तो कृष्ण नारायण और उसकी पुस्तक दोनों ही क्या है, फेमस। अब इतना कुछ हो गया, पुस्तक लिख दी, तो पुस्तक लिखने के बाद
भारत सरकार ने इसको क्या घोषित कर दिया? मानसिक विकलांगता। समझ में आई बात? अब आपसे कोई आके पूछे कि बताइए ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या है, तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक क्या है? मानसिक विकार है लाडो। क्या है? मानसिक विकार। उसके बाद में अपन और ऐसे छोटे छोटे डाटा पढ़े, अभी मैंने लिखा है नहीं है, आगे लिखाऊंगा कि मतलब पुरुषों में ये बीमारी ज्यादा होती है, गर्ल्स में, फीमेल में ये कम होती है। 100 लोग यदि इस बीमारी से ग्रसित है तो उसमें से 20 लोग ऐसे हैं जो कि आपके 20 महिलाएं और 80 क्या है? पुरुष है। ऐसे डाटा रिपोर्ट ध्यान में रहती है ना लाडलो, तो आपको काफी कुछ अच्छा फील होगा। देखो लाडलो, मैं एक आपको छोटी सी चीज बताता हूँ। जैसे आपको एक ऐसे डाटा ध्यान में रहते हैं ना, तो कई डाटा मोटिवेट भी करते हैं। जैसे ऐसे बताते हैं कि पूरी दुनिया में 80 करोड़ के लगभग पॉपुलेशन है, वो रात को भूखी सोती है। समझ आए? 80 करोड़ ऑल ओवर वर्ल्ड, लगभग 700-800 करोड़ आदमी, उनमें से मतलब 10 में से एक, ऐसा एक कोई डाटा रिपोर्ट आती है, हंगर रिपोर्ट, उसमें बताते हैं। तो आप ऑलरेडी आप खाना खा के सोते हो लाडलो, 80 करोड़ लोगों से आगे हो, सीधा, कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं। अब आपको बता दूं, भारत में सिर्फ 1% लोग ही ऐसे हैं जिनकी इनकम मंथली 50,000 से अबव है। जिनकी इनकम क्या है? मंथली 50,000 से अबव। समझ में आई बात? 70 में से एक 2 लोग हैं, वो हर 70 में से एक आदमी को ये बीमारी, वो बीमारी। समझ में आई बात? आप एकदम स्वस्थ हो, आप खाना खा के सोते हो, ठीक है, आप अच्छे से पढ़ते हो। एक बार हम जब 9th में पढ़ते थे तो हमारे एक इकोनॉमिक्स की बुक थी लाडलो। उस इकोनॉमिक्स की बुक में लिखा हुआ था कि आप यदि इस पुस्तक को इस समय पढ़ रहे हो, ऐसे चैप्टर में बीच में लाइन आती है, तो ये मान के चलो कि आप महासौभाग्यशाली हो, या फिर आप एक वो गरीबी रेखा का आंकड़ा दिया हुआ था कि इससे आप ऊपर हो। समझ में आई बात? तो इस प्रकार की चीजें लाडलो। चलो छोड़ो इस बात को, अब मैं आगे बताता हूँ कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम ऑर्डर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। क्लासिकल, एस्पर्गर, परवेलिव। क्लासिकल मतलब साउंड होता है क्लासिकल, तो बोले तो संप्रेषण संबंधी जिसमें बीमारी पाई जाएगी वो क्लासिकल में जाएगा। एस्पर्गर, बर्गर कहाँ पाया जाता है? समाज में, तो सामाजिकता से। और परवेलिव मतलब उपरोक्त दोनों। अब आता है कि लाडलो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर रहता था, तो उस बीमारी के लक्षण क्या? कम बोले जाने दो, अब आए तो जोर से करना सर, है क्या नहीं? आप देखो इसमें क्या होता है? अंत्य क्रिया का अभाव होता है, कम बोलते हैं, हकलाते हैं, ऐसे गुण पाया जाता है। अंत्य क्रिया कम देते हैं, सांकेतिक संप्रेषण करते हैं, माइंड का टेंशन कम होता है, अलंकृत भाषा नहीं समझ पाते हैं, बोलते बोलते रुक जाते हैं। ये किसके लक्षण है? ऑटिज्म बालकों की पहचान। समझ आए? हमारे भी बंद करो, लो चलो, हाँ पंखा है। चलिए आगे बढ़िए, लिख रहे हो? फोटो खींच ली? ठीक। अब आगे बढ़ो और अगला हेडिंग लगाओ, इसके बारे में नोट लगाओ। नोट लगाने की जरूरत नहीं, ऐसे लिख दो सामाजिकता से संबंधित विकार। इसमें सामाजिकता से संबंधित क्या विकार पाया जाएगा? एक काम करो, इसमें दे दो ये ए, ऑटिज्म बालकों की ये पहचान है, तो यहाँ पर ए लगा देना। ये संप्रेषण से संबंधित है, मतलब अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने में इनको ये कठिनाई आती है, ये संप्रेषण से संबंधित है। और अगला होगा सामाजिकता से संबंधित। संप्रेषण से संबंधित मतलब वो अपनी भावनाएं दूसरों तक पहुंचाना, ये होता है संप्रेषण। तो संप्रेषण को लेकर उनको ये दिक्कत फील होती है 7 तरह की। अब सामाजिकता मतलब वो दूसरे लोगों के साथ खुद जाकर इंटरेक्ट करते तो उनको क्या प्रॉब्लम होती है, तो उसके बारे में बात करें। अगला है सामाजिकता से संबंधित। बी लगाओ और बी में आएगा सामाजिकता से संबंधित। मतलब सामाजिकता से संबंधित क्या क्या इसमें विकार पाया जाता है? मतलब ये दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तब क्या दिक्कत आती है इनको? ये लोगों के सामने कैसे रहते हैं? तो ये लोगों के सामने उदासीन, तटस्थ या ना हाँ में ना नाम। समझ में आई बात? उदासीन मतलब तटस्थ व्यवहार, ठीक है।
ये अकेले ही रहते हैं, ऐसे बालक अकेले ही खेलते हैं, फ्रेंड्स नहीं बनाते। अकेले रहना मित्र नहीं बनाते। कोई इनका विशेष खास नहीं होता है, ध्यान रखना, मित्र नहीं बनाते। एक ये अपने आप में ऐसे खोए खोए रहते लाड़, ठीक है ना। नहीं तो अपने इमोशंस प्रकट कर पाते हैं, इनके जो मन में बात होती है नहीं तो ये प्रकट कर पाते हैं किसी की भावना, मतलब अपने अंदर की इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जज्बातों को बता नहीं पाते हैं, और ना ही किसी के समझ पाते हैं लाड़ लो, दोनों ओर से ब्लॉकेज है इनके, ठीक है। नहीं ही भावना प्रकट कर पाते हैं, नहीं भावना समझ पाते हैं। पाते हैं और नहीं समझ पाते। नहीं समझ पाते। ये बात है, देख लो लाड़ लो, ऐसे ऐसे आदमी रहते हैं, जीवन में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। समझ में आई बात? सामाजिकता से संबंधित। नंबर 5, ये दूसरों से डर कर रहते हैं, हर वक्त ऐसे लगेगा ये भयभीत, नहीं ही भावना प्रकट कर पाते हैं और नहीं समझ पाते हैं। ये दूसरों से डर कर रहते हैं। हाँ, पेज चेंज करें, क्या हुआ, लिखा तो वो क्या वही है, बैकग्राउंड चेंज करो, ऐसे बोलो। अच्छा पेन चेंज करो, मुझे पहले दिखाई दिया पेज चेंज करो, फिर बोले ये नीचे ब्लैक से लिख रहा हूं ना, चेंज कर दिया ना। अब अगला सी, ये है व्यवहार संबंधी विकार। व्यवहार से संबंधित कैसा विकार यहां पे देखने को मिलता है? व्यवहार से संबंधित विकार, ये खुद के रूल रेगुलेशन बना लेते बस कि ये चीज करनी है तो बस करनी। नंबर 1, व्यवहार से संबंधित विकार। व्यवहार से संबंधित विकार पाए जाते हैं, ठीक है। और क्या क्या होते हैं? व्यवहार से संबंधित विकार तो है ही, इसको ऐसे छोड़ो यार, ऐसे मत लिखो, ये रूढ़िबद्धता लिख दो, रूढ़िबद्धता, ठीक है। नंबर 2, परिवर्तन विरोधी, कोई चीज चल रही है वैसे चलने दो, चेंजेस इनको पसंद नहीं है। तो पारंपरिकता, बिल्कुल रूढ़िबद्धता, पारंपरिकता मतलब परिवर्तन विरोधी है। तो देखो लाडलो, जो रूढ़िबद्ध नहीं होगा ना, वो रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ेगा, क्योंकि उसको क्या चाहिए? परिवर्तन चाहिए, और इनको परिवर्तन नहीं चाहिए, ठीक है। और क्या होता है? ये स्वयं के नियम बना लेते हैं, ठीक है। और ये व्यवहार की पुनरावृत्ति करते हैं। अगला आता है आपका नोट लगा के लिखना। नोट लगा के लिखो। ये समस्या महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में क्या होती है? ज्यादा पाई जाती है। यह समस्या महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक पाई जाती है। अधिक पाई जाती है। 100 लोगों में से 100 लोगों में
यदि ये बीमारी है, यदि यह विकार है, तो उसमें 20 महिलाएं और 80 कौन होंगे? पुरुष। तो उसमें 20 महिलाएं वे 80 पुरुष होंगे। अब बात आती है कि यार ये ऑटिज्म बीमारी होती क्यों? तो ये लाडलों इस वजह से होती है क्योंकि एक तो ऐसा है कि यदि किसी के बाप दादा ऐसे हैं तो वंशक्रम का भी असर होता है। वंशक्रम में सिर्फ बाप दादा ही नहीं, ननिहाल वाले भी हैं लाडलो। समझ में आई बात? हो सकता है नाना जी ऐसे खोए खोए रहता था और अभी पीछे दो इतना रहता है, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? अपने तो इधर लाडलो शादियां वगैरह ऐसे तुक्के से करते हैं, ठीक है, बाहर करते ना सब। आजकल तो सभी लोग जांच वांच और सब करवाने लगे, वरना आप ऐसे समझो आपके कोई प्रोडक्ट आया वो खोया खोया रहता है, नहीं भावना समझता है, नहीं प्रकट कर पाता है, उसके पीछे और हुए नन्हे मुन्ने, उनके भी ये दिक्कत है और ये परंपरा चलती आई तो आगे दिक्कत हो जाएगी ना लाडलो। समझ में आई बात? तो इसलिए ये चेक कर। जैसे कई कई बीमारियां वंशक्रम में चलती है, गंजापन, शुगर और ऐसी कुछ चीजें होती है, वो क्या होती है आगे से आगे क्या होती है बढ़ती है। तो इस चीज का आप क्या रखना चाहिए विशेष, ठीक है। अब जैसे शुगर है, शुगर बहुत ही घातक चीज है लाड। आपको पता है शुगर में यदि आपकी बॉडी पे कट लग गया ना, वो वापस घाव मिलता ही नहीं, तो ये कितनी भयंकर है, ठीक है। एक सेकंड, हेलो, हाँ समेंद्र जी, वो ठीक है अस्थिर मैंने फोन करो एक बार मैं हम सब दोनों लो मैं क्लास छा जी मारे ना मैं कुछ करूँ। हाँ भाई सामान्य आड़ांगा देखो बेन सब ने एक एक करते हैं फ़ोन करो जगह बे जगह नहीं करो लाडांगा नो लो जितने भेजूँ। मैं 12 बजे फ्री हूँ, 12 बजे हाल क्लास कंप्लीट हुई हमारी, है ना? ठीक, हाँ चलो भाई। अब देखो ऑटिज्म के कारण क्या क्या है, ठीक है, स्टार लगा के लिखो ऑटिज्म के कारण। ऑटिज्म के कारण, अब ऑटिज्म के कारण के अंतर्गत पहला आता है आपका वंशक्रम। नंबर 1 लगा के लिखो वंशक्रम, वंशक्रम है। और नंबर 2, कई बार इन्वायरमेंट में ही आदमी इतना प्रताड़ित हो जाता है कि पर्यावरण से भी वो क्या हो जाता है, वैसा हो सकता है आसपास के इन्वायरमेंट की वजह से, वंशक्रम से भी हो सकता है। और नंबर 3, ये दिमाग से संबंधित विकार होता है जो पैदा होते टाइम या किसी वजह से जन्म जाति पैदा होते टाइम, मान लो जैसे कोई खराबी रह जाए आदमी के अंदर, समझ में आई बात? तो उससे भी ये मस्तिष्क से संबंधित क्या हो सकता है, विकार उत्पन्न हो सकता है। मस्तिष्क से, मस्तिष्क विकार मतलब जन्म के टाइम की यदि कोई प्रॉब्लम हो जाए ऐसी, जिससे बच्चे का व्यवहार कैसा हो जाए, ऐसा मान जाए। इसी के साथ आपका ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है वो क्या है, कंप्लीट। समझ में आई बात? अब मैं एक एक करके आपको क्वेश्चन पूछूंगा और आपको उसका क्या देना है, जवाब। कुछ इलाज तो ऐसे लाड लो, फिर तरह तरह के इलाज हैं। जैसे कोई चीज को अपन, मैं बताऊँ ना, भयंकर बीमारी को सिर्फ अपन कम कर सकते हैं उसके प्रभाव को, पूरी तो फिर लंबे टाइम से ठीक होती है, थेरेपी वगैरह। अभी जैसे बोले कि एक आदमी बहुत ही गुमसुम रहता है, बोलता ही नहीं, बहुत रेयर केस में बोलता है, अब इसका क्या इलाज? बस इलाज यही है कि उस माहौल में रखो जहाँ पर बोलना पड़े। जैसे बीएड में सिखाते हैं ना, बीएड में सिखाते हैं कि कोई बच्चा है और वो मान लो कि जैसे कोने में ऐसे चिपक के ऐसे बैठा रहता है, तो उसको क्या करो, उसको जैसे कि एक्टिविटी वाले काम दो। कैसे, मंगलवार को फ्रूट बांटने, अल्लाह बेटा तू आगे, तू आज बांटेगा। उसको ऐसी जगह पर या ऐसा काम दो जिसमें वो अपने आप को क्या करे, एक्सप्रेस करे। जैसे चौक लानी हो तो उसको बोलो, जो पीछे एकदम खंबे के पीछे चिपके बैठा है, भाई यदि वो आपके पास आता है, माँ बाप ने तो आपके भरोसे छोड़ रखा है, सीधा सीधा सिस्टम है, टीचर के पास जाएगा, माँ बाप तो ये सोचते हैं स्कूल में सीखेगा, और स्कूल में यदि टीचर ध्यान नहीं देगा तो वो कैसे ठीक होगा? आपको एक चीज बताऊं, टीचिंग लाइन है उसमें सैलरी सबसे ज्यादा हाई है, बाकी किसी भी डिपार्टमेंट में इस रेंज की सैलरी नहीं। आप एक 3rd ग्रेड टीचर को इतनी सैलरी मिलती है, आप देखो 2nd ग्रेड का जो ग्रेड पे होता है, ये फर्स्ट ग्रेड का ग्रेड पे होता है, वो तहसीलदार के बराबर होता है।
तहसीलदार की कितनी हाई रेंज पोस्ट होती है, उतना फर्स्ट ग्रेड होता है। समझ में आई बात? अब ऐसा क्यों है, टीचिंग लाइन में इतनी सैलरी क्यों है? आपको मैं बता दूं, जो थर्ड ग्रेड होता है ना, वो पशुओं के जो ये कंपाउंडर वगैरह देखते हो ना, उनसे ऊपर होता है वो, मतलब वो पे स्केल है ना, वो उसके ऊपर है। अब ऐसा क्यों है? टीचर को इतनी सैलरी क्यों दी जाती है? टीचर को इतनी सैलरी इसलिए दी जाती है क्योंकि टीचर का जितना आप सोचते हो ना उतना काम नहीं होता है, उससे ज़्यादा काम होता है। अब टीचर का क्या क्या काम होता है वो मैं आपको बताना शुरू करता हूँ, ताकि आपको ये साइकोलॉजी समझ में आए कि ये पहले बात, आपको पढ़ाई क्यों जा रही है। ये आपको इसलिए पढ़ाई जा रही है ताकि आप वहाँ जाकर बच्चों में क्या करो, इम्प्लीमेंट करो। आपका सिलेबस जो बनाया जाता है ना, वो आपके काम को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। टीचिंग में ही साइकोलॉजी क्यों है, बाकी में क्यों नहीं है? क्योंकि पहली बात, आप वहाँ पर स्कूल में जाओ तो नंबर 1 बच्चों को समझो, नंबर 2 राजस्थान जी के क्यों डाला, वो लोग राजस्थान आपको ज्वाइनिंग देंगे, कल को गए उदयपुर में दे दिए, वहाँ पे वो हुबा हुबा आए, आप कहोगे ये क्या है? आपको पता होना चाहिए। ज्योग्राफी किस लिए पढ़ाई जाती है कि आपको राजस्थान के किसी भी हिस्से में ज्वाइनिंग दे दे, तो आपको वहाँ की क्या होनी चाहिए, भौगोलिक परिस्थितियों की जानकारी होनी चाहिए, वहाँ का आर्ट कल्चर पहनावा वगैरह सब पता होना चाहिए। समझ में आई बात? अब मान लो उधर तो लाड लो शादियाँ ही ऐसे होती है, जैसे एक हमारे चाचा जी लगे होते पहले उदयपुर, वो बोलते थे कि स्कूल से भाग जाते हैं, पहाड़ों में चले जाते हैं, साल भर से वापस आते हैं तो घर आते ही घर वाले वो ढोल वोल बजाते हैं, शादी कर देते हैं। समझ में आई बात? तो वो हमारे इधर आते थे, कभी मजे करवाते थे, हमको बोलते थे कि यहाँ जिस चीज़ के मामला नहीं बैठ रहा उसका मैं रिजर्वेशन करवा देता हूँ, मेरे साथ चलो। और साल भर से क्या आते, खेत बच्चे लेके आते हैं, ठीक है लाड लो। अब उस उधर ये सिस्टम है। अभी आप मान लो आप ऐसे कोई ज्वाइनिंग वगैरह हुई आपकी, आप कल को वहाँ पे उखड़ जाओ कि ये है क्या, तो वहाँ की वो है परंपरा, वहाँ पे ऐसा सिस्टम है लाड लो, वो दिन में आपसे बहुत डरेंगे, दिन में वो आप कहीं मतलब ढंग के कपड़े पहन के ढंग के तरीके से गए तो वो डरेंगे कि यार ऑफिसर है, कहीं कोई मुकदमा नहीं करते। 6-7 बजे वो मऊड़ी बनाते हैं, मऊड़ी बना के बाद में लेडीज जेंट्स सब वो मऊड़ी पी लेते हैं, मऊड़ी उनकी देसी शराब होती है। उसके बाद में चाहे आप गाड़ी लेके जाओ, ऊपर लाइट लगी हुई है तो भी कोई मतलब नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है उधर, तो शाम को 7 बजे के बाद बाहर ही नहीं निकलना है। उधर आज के दिन जिप चलती है और जिप पे वैसे ही भरे रहते हैं, जैसे अफ्रीका वाले वो GIF आते हैं, आप देखते हो ना। अरे अफ्रीका के GIF नहीं होते क्या मोबाइल में, व्हाट्सएप में, वो जिप होती है, वो आगे पीछे, मतलब वो सिर्फ वो ड्राइवर चलाता ना, उसके सामने इतना सही रहता, उसमें ही दिखाई देता, बाकी बोनेट पे ही बैठे रहते हैं, ऐसा चलता है उधर। तो अब आपको यदि कल्चर का पता है तो आप वहाँ पर बढ़िया तरीके से क्या करोगे, उनके साथ कोऑपरेट कर लोगे, इसलिए साइकोलॉजी। और एक रहता है आपका सब्जेक्ट पेपर कि खाली रहनो भी आवे, बच्चा समझे भी है, पर आगे की आवे को ना चौकले रूबे जाए, वो यहाँ कर थाको सिलेबस डिजाइन करे, समझ। अब मैं बताऊँ हाँ टीचर की जॉब का काम, टीचर ने इतनी सैलरी क्यों दे? टीचर ने स्कूल स्टार्ट हुई 30 मिनट पहले जानो और 30 मिनट छुट्टी यहाँ बाद में आ, 30 मिनट बाद में क्यों? ये साइकोलॉजी में आपको पेडागोजी में क्वेश्चन पूछा जा सकता, क्योंकि 30 मिनट तक जका बच्चा पहुंचना रहे नहीं घरे पे पहुंच जाए, जन कोई नहीं पहुंचे बच्चों जन फिर पेरेंट्स वापस आ जाए स्कूल में कोई लादनो सरी, जबकि आप मास्टर आधे घंटे पहले जाता रहे छुट्टी, जबकि रूल हुआ कि छुट्टी यहाँ के 30 मिनट बाद में निकलना। और आप भी कोई बच्चा है जगह, मान लो कोई छोटा बच्चा है, बच्चा आवे स्कूल फिर सुबह घर का बान हो ले बे आध घंटों ज़्यादा पहले घर का आना कौन दे, बाद में बे मान लो कोई खुद कटू गिर जाए, फिसल पट्टियाँ वगैरह खूब लगा रहे, छोटा बच्चा चोट वोट नहीं आ जाए तो जानो जल्दी। अब सैलरी थी दोनों को रीजन वो है कि शिक्षक के मन में रिव्यू संबंधित कोई हिचकिचाहट नहीं आनी कि वो और कोई जुगाड़ बिटान बैठ जाए, फिर बच्चा पर ध्यान हट जाए। और एक टीचर ने गाँव में जगह पे बच्चा आवे, वे बच्चा का पेरेंट्स हो रूबरू होना, मतलब बच्चे की पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो टीचर को क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अब बच्चा करने मान लो कोई चीज़ है ही होनी, मान लो पेन प्रकार वगैरह की है ही होने लेकिन फिर वो पढ़े तो काएँ पढ़े काएँ लिखे रब कॉपी पेन पूरा होने ऐसे आते ही धो दोगे तो होमवर्क ही कौन तो थाने मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी काएँ रहनी ध्यान में रहनी। जन कुल मिला 24 घंटा टीचर के दिमाग में काएँ रहना, स्कूल बच्चा आ चीज़ रहनी के इरा पेरेंट्स से ई पृष्ठभूमि में आवे, वो बच्चों है जो लेट आवे तो भाई लेट आने के काएँ बचे। अब थे एक बच्चों हर रोज 10 मिनट लेट आवे थे आते ही भी कूट दियो, थान पतो ही को नहीं कि वो प्रार्थना आवे तो टाइम आपकी गायान लेट जावे, नाडी मात पानी पार पाची बांध आवे क्योंकि घर का काम काज जी है, भाई खेत में गया, समझ में आई बात। तो उन चीज़ों को आप क्या करो समझो, और आपका पूरा ध्यान काम पर रहे, स्कूल पे रहे, इसलिए आपको इतनी सैलरी दी जाती है कि आप अन्यत्र ना सोचो, और इतना इसका वर्क रहता है। अभी आपको पता है जो स्कूलों में चल रहा है दूध वाला चल रहा है, दूध पिलाते हैं बच्चों को वगैरह, उनका सबका रिकॉर्ड रखना रहता है, इसने पिया इसने नहीं पिया,
और आपको ये बता देता हूँ प्राइमरी में बच्चे के क्या फिजिकल प्रॉब्लम है, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, उसके क्या फिजिकल प्रॉब्लम है उसका आपको रिकॉर्ड रखना है, क्योंकि उसकी दवाई आती है लाडलो बच्चे से, है कि नहीं। इतना सिस्टम रहता है। मैं आपको खुद बताऊं, मैं बिल्कुल, मुझे आज भी याद है, मैं जब मैं 4th में पढ़ता था तो मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, ठीक है ना। एक ही कमरा होता था और उसी स्कूल में हम पढ़ते थे, सारे एक साथ ही क्लास लगाते थे। आगे आगे जो वो पट्टी बिछाई हुई रहती थी ना, दरी, वो 5वीं की रहती थी, उससे पीछे की 4थी की, तीसरी दूसरी, और पीछे चिल्लर रहती थी पूरी। तो अब उसमें हम 5वीं में 4 ही थे, टोटल स्कूल में 25 एडमिशन थे। तो उस समय हमारे ऐसे डॉक्टर आते थे तो मेरे क्या था, ऐसे बॉडी पे ना ऐसे जैसे खुजली हो जाती थी, और वो मैंने काफ़ी दिखाई, ठीक नहीं। अब आप ऐसे मत समझना कि स्कूल में जो दवाई आती है सबसे द बेस्ट क्वालिटी की दवाई होती है ना, वो उधर जाती है, उसके बाद अपने इधर आती है सप्लाई में, ठीक है। तो वहाँ पे वो आए तो उन्होंने सभी बच्चों को ऐसे चेक किया, देखा। अब ऐसा क्यों करता है पता है आपको, क्योंकि ज़्यादातर भारत में क्या है, गाँव है, गाँवों में किसान है, गरीब है, मजदूर है, वो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते, तो उनके बच्चों को कौन चेक करे, टीचर। तो फिर वो हमारे टीचर हमसे पूछते कि आपके क्या हुआ, तो कहीं के कटे लागड़ी, कहीं गोटा फोड़ेड़ा, खेदा में जाओ, मान पूछो कहीं में कि भाई मन खुजली की प्रॉब्लम है, काफ़ी टाइम ठीक हो। तो बे मन सिर्फ एक दवाई दी, सिर्फ एक दवाई किया, क्यों बोले कि इन जैसे कि अब ऑयल लगाओ ना, तेल भी हिसाब लगा लें, पर लगाने के बाद में बॉडी पर जलन करते, और मैंने 2 बार लगाई, बीर बाद में आज तक कभी खुजली नहीं हुई, नहीं 2-1 साल हुई बात प्रॉब्लम हुई, या मतलब एलर्जी टाइप चलते हैं। सोचो बे आवे करते WHO और जगह ऑर्गेनाइजेशन रहे ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बैंक तरफ विदेश में लोगों ने रिप्यो घणो ही है, जन आपांग ज्ञान की कंट्रियाँ रहे ना, बेन दान में देवे के तांगाड़ा की चोपड़ो, समझ नहीं बात, ऐसे होता है सिस्टम। तो पता चला शिक्षक का कितना दायित्व होता है, और सैलरी इतनी क्यों हाई रेंज में देते हैं। तो आगो नहीं है बड़ा सिलेबस पूरा हुई और आधा घंटा पहले छुट्टी होगी, भागो ढूंढ, वो सिस्टम है यार। हाई होती है यार, फर्स्ट ग्रेड की सैलरी बनती है लगभग 50-52 हज़ार के आसपास। हाँ, स्टार्टिंग तो 2 साल तो प्रोबेशन है, प्रोबेशन कंप्लीट होते ही आपकी इन हैंड सैलरी आती है 43-44 हज़ार। बाकी की जो कट होती है ना, वो आपके सेव होती है, समझे आप, रिटायर हो गए तब मिलेगी। एक है ना, मैं थान और चीज़ बताऊँ, कोई थान सैलरी बताओ ना भाई, आपको पूरा कौन बताओ, DA को मतलब वो डेली अलाउंस सैलरी यान बने भी मावे फिक्स सैलरी तक बेसिक आओ, जहाँ 36 हज़ार आएगी। फिर बाद में नावे HR को मतलब है हाउस रेंट, के थान जॉब लगी है थे कटे घर ले रहे हो, तो घर को किरायो देवे। अब आ कौन थे थान गाँव में लग बड़ा खुद का घर में रहो ना, तो थान के कहीं आए किरायो, क्योंकि वो सब क्या हो 4,000 वो आएगा वहाँ। फिर बाद में हमें डेली अलाउंस मतलब कि रोजीना स्कूल जाओ, रास्ता में चाय पानी पियो, नाश्ता वगैरह करो, रोज का 100 रुपया के हिसाब से 3,000 रुपया डेली अलाउंस। समझ में आई बात। यहाँ HR DA वगैरह यहाँ सब मिला रहा जना था सैलरी का बनी 43 हज़ार, यहाँ सैलरी बढ़िया करे, समझ आई। तो किसी भी जॉब में लागो ना, तो के DA HR और सब मिलिया करे था। आ चीज़ बता दूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, यदि नीचे टीचर लागो ना, कि मैं तो ना प्राइमरी लेवल पर हाँ KVS में NVS में कटाई था कि 65,000 सैलरी स्टार्ट हुआ है पहला महीना की इन हैंड सैलरी आवे 65,000, ठीक है ना। जगह माइन इनमें PGT 11-12 में पढ़ा, PGT की सैलरी लगभग बढ़िया 87-88 हज़ार के आसपास फर्स्ट महीना की, ठीक है ना। क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है भी प्रोबेशन को नहीं है, प्रोबेशन मतलब पहले आधी आवे ना 2 साल, वो को नहीं है, पहला महीना सीधी फुल सैलरी है यार। हाँ, कौन सा सीटेट आपके क्लियर नहीं है क्या? सीटेट 2 बार आता है साल में, हर 6 महीने के बाद सीटेट होता है। वो KVS के NVS के वो आते ही रहते हैं लाडलो, वो हर साल आती है लगभग, KVS की NVS की। इस बार आएगी ना, मैं बताऊंगा, बहुत हाई फाई जॉब होती है KVS की NVS की, है क्या नहीं। हाँ, अब एक मैं चीज़ और बता दूँ, KVS में आप पढ़ोगे ना या पढ़ाओगे तो वहाँ पे बच्चों का टेस्ट वगैरह लेके ऐसे लेते हैं, अच्छे बच्चे आते हैं, अच्छा लेवल होता है उनका पढ़ने का, तो आप उनको पढ़ाते हो, 12 से बच्चे पास आउट होते हैं, वो अच्छी पोस्ट पे जाते हैं, तो आपकी लाइफ की एक बहुत ही अच्छी जर्नी रहती है। आपके स्टूडेंट है वो बहुत ही अच्छी पोस्ट पर मिलते हैं आपको, समझ आए। हमारे गुरुजी हैं वो नवोदय में लगे हुए थे, तो उनके अभी स्टूडेंट वगैरह अभी राजस्थान में अभी DIG थे, वो उनके स्टूडेंट थे, उनके स्टूडेंट IAS IPS कनाडा दुबई सब जगह उनके मतलब स्टूडेंट चप्पे पर मिलते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आपके मतलब एम्स में जाते हैं तो डॉक्टर उनके सर के पढ़ाए हुए, तो वो बोलते हैं कि मैंने जब तक नवोदय में जॉब
नवोदय में आपको पता है टेस्ट होता है, उसके बाद नवोदय में एडमिशन होता है। तो बोले हमारे पास ऑलरेडी टॉप इंटेलिजेंट थे और वो सब 12th पास आउट किए तो सब अच्छी अच्छी पोस्ट पे रहेंगे। तो इससे आपकी लाइफ की जर्नी शानदार बनती है, फिर आपके मतलब टर्म्स अच्छे रहते हैं, बच्चे ऑल ओवर इंडिया मिलते हैं आपको हर जगह। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, आज का इतना ही, बाकी का अपन लेंगे नेक्स्ट।